आज की इस वीडियो में सिग्नल एंड सिस्टम के पीरियोडिक और एपीरियोडिक सिग्नल का जो हम कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, उसमें जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होते हैं उनकी पीरियोडिसिटी किस तरीके से चेक करना है, और अगर वो पीरियोडिक हैं तो फंडामेंटल टाइम पीरियड क्या होगा ये हम सीखेंगे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। क्यों? थोड़ी देर में हम समझते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सिग्नल को अगर मुझे टाइम डोमेन से आपका एन डोमेन यानी डिस्क्रीट टाइम डोमेन में जाना है, कंटिन्यूअस टाइम डोमेन से, तो मुझे उसे सैंपलिंग करना पड़ता है। तो सैंपलिंग क्या होता है वो हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। बट सैंपलिंग के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन का यूज करते हैं, उस फंक्शन को हम कहते हैं डेल्टा फंक्शन। तो डेल्टा के फंक्शन का यूज क्या होता है? डेल्टा फंक्शन अभी मैं इन डिटेल बताऊंगा आने वाले लेक्चर्स में डेल्टा फंक्शन होता क्या है। राइट नाउ आप बस ये समझ लो, डेल्टा फंक्शन जो होता है वो t, जब तक t की वैल्यू जीरो ना हो तो हर वैल्यू पे उसकी वैल्यू जीरो होती है, और अगर t की वैल्यू जीरो होती है तो डेल्टा की फंक्शन जीरो नहीं होती है। यानी डेल्टा t इज इक्वल टू जीरो फॉर t नॉट इक्वल टू जीरो, एंड डेल्टा t is not equal to 0 for t equal to 0। t equal to 0 पे उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। तो किस तरीके से इस फंक्शन का यूज करना है, एक क्वेश्चन उसके बेसिस पे अभी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे हम किस तरीके से हमें x ऑफ n यानी डिस्क्रीट टाइम डोमेन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय है। ट्राई कीजिए एक बार सॉल्व करने का। इसको सॉल्व करके यह बताइए कि क्या यह सिग्नल आपके हिसाब से पीरियोडिक है या एपीरियोडिक है। अगर पीरियोडिक है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर क्वेश्चन में आपका कुछ समेशन का फॉर्मेट आ जाता है तो बच्चे डर जाते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन काफी टफ है, ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बनेगा। ऐसा होता नहीं है। समेशन की अगर आप बात करें तो समेशन के क्वेश्चन उतने टफ होते नहीं है अगर आपको इसका लॉजिक पता हो। तो जब भी अगर क्वेश्चन में समेशन आए तो सबसे पहले इनिशियली क्या ट्राई कीजिए कि समेशन को तोड़ के लिखने की कोशिश कीजिए। एक बार अगर आप उसको ब्रेक करके लिख देंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि वो बहुत सिंपल सा सिग्नल है और उसके बेसिस पे आपको उसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? समेशन ऑफ k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यानी k की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगी और प्लस इंफिनिटी तक जाएगी। माइनस वन टू द पावर k डेल्टा ऑफ t माइनस 2k, यानी डेल्टा ऑफ t माइनस 2k से हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको? माइनस वन टू दी पावर k को, और k जो है वो आपका माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी पे जाएगा। तो सबसे पहले k की कुछ वैल्यूज रख के देख लेते हैं कि फंक्शन कैसे रिड्यूस हो रहा है। अब माइनस इंफिनिटी से तो स्टार्ट कर नहीं सकते, तो सबसे पहले जीरो से स्टार्ट करते हैं। कुछ वैल्यूज पॉजिटिव रख लेंगे, कुछ वैल्यूज निगेटिव रख लेंगे। सबसे पहले k इक्वल टू जीरो रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस वन टू दी पावर जीरो डेल्टा ऑफ t माइनस जीरो, दैट इज डेल्टा ऑफ t। माइनस वन रखा तो प्लस वन रखते हैं, तो समेशन है यानी बाकी जो टर्म्स है वो आपस में एडेड हैं, तो प्लस वन रखा, तो माइनस वन टू दी पावर वन इज माइनस वन इंटू डेल्टा ऑफ t माइनस टू, प्लस टू रखते हैं। प्लस टू रखेंगे तो माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन इंटू डेल्टा ऑफ t माइनस फोर, मान लिया हमने प्लस थ्री रखा, तो माइनस वन का क्यूब माइनस डेल्टा ऑफ t माइनस सिक्स एंड सो ऑन।
इसी तरीके से ये सिग्नल पॉजिटिव में जाएगा, नेगेटिव में क्या होगा, -1 रखते हैं, -1 टू द पावर -1, यानी -1 टू द पावर -1 अगर हम करें, ये हमारा एक्सप्लेनेशन पार्ट है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हो 1/-1 टू द पावर 1। जब भी पावर में आपका नेगेटिव होता है तो आप उसको नीचे लाते हो, यानी 1/-1 ये आपका -1 के ही बराबर हुआ। तो ये हो जाएगा -1 इंटू डेल्टा ऑफ t -2 इंटू -1 दैट इज +2। सो दिस विल बी माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ t +2, प्लस है, आपस में तो सिग्नल प्लस से हैं। अब यहाँ पे -2 रखते हैं तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1, और यहाँ -2 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस ऑफ डेल्टा ऑफ t -2 इंटू -2 दैट इज +4, और इसके बाद अगर -3 रखेंगे तो वो आपका माइनस आएगा, यानी माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ t +6 एंड सो ऑन, आपका -∞ तक हो जाएगा। तो अगर मैं सिंपली इस समेशन को ओपन करूं, यानी मैं क्या करूंगा, जहां जहां k है वहां वहां वैल्यूज रख दूंगा, तो हमारा कुछ रिजल्ट इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको प्लॉट करके देखते हैं, क्योंकि हमें इसका आपका दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमने सीखा था x ऑफ t, एक तो हमने सीखा था ग्राफिकली, और दूसरा हमने सीखा था अगर f ऑफ t पीरियोडिक होगा, अगर f ऑफ t माइनस nt के बराबर हो जाए। तो थ्योरेटिकली थोड़ा सा टफ लग रहा है, एक बार प्लॉट करके देखते हैं होगा क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लॉटिंग। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया अपना टाइम एक्सिस। सबसे पहले कलर चेंज कर लेते हैं पॉइंटर का। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 0 से। तो एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1, यानी डेल्टा टी है। डेल्टा टी मैंने आपको बताया कुछ इस तरीके का दिखता है। तो t इक्वल टू 0 पे हमारा डेल्टा टी बन गया, t इक्वल टू 0 पे आ गया, ये हमने ड्रॉ कर लिया। दूसरा -1 ऑफ डेल्टा टी -2, यानी माइनस ऑफ डेल्टा टी -2 क्या हुआ, टाइम शिफ्टिंग हुआ। टाइम शिफ्टिंग -2 है, यानी किस साइड जाएंगे, लेफ्ट साइड या राइट साइड, -2 है यानी राइट साइड जाएंगे 2 से। तो यहाँ पे, और क्योंकि माइनस है यानी एम्पलीट्यूड भी नीचे करना पड़ जाएगा, एम्पलीट्यूड रिवर्सल हो रहा है वाई एक्स एक्सिस के अबाउट। तो ये हमारा प्लॉट हो जाएगा इसका डेल्टा माइनस ऑफ डेल्टा टी -2 का। उसके बाद है प्लस ऑफ डेल्टा टी -4, यानी एम्पलीट्यूड पे अफेक्ट नहीं करना है मगर टाइम शिफ्टिंग तो हो रहा है, तो हम 4 पे जाएंगे और 4 पे ऊपर की तरफ। इसके बाद है माइनस ऑफ डेल्टा टी -6, यानी 6 पे जाएंगे नीचे की तरफ, एंड सो ऑन। इसी तरीके से हम आगे बढ़ जाते हैं। अब जरा निगेटिव वाली बात करते हैं। ये है माइनस ऑफ डेल्टा टी +2 कर दिया, इसीलिए लेफ्ट साइड जाएंगे, स्केलिंग हमारा नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगा, और माइनस है यानी एम्पलीट्यूड रिवर्सल भी करना है, यानी यहां के हिसाब से हम -2 पे नीचे की तरफ जाएंगे। अब है प्लस ऑफ डेल्टा टी +4, तो यहां पे हम +4 जाएंगे, और प्लस है इसीलिए एम्पलीट्यूड रिवर्सल नहीं किया। फिर माइनस ऑफ डेल्टा टी +6, माइनस यानी एम्पलीट्यूड रिवर्सल होगा, और t +6 है इसीलिए टुवर्ड्स लेफ्ट साइड होगा, एंड सो ऑन। ये 3 डॉट्स बताता है कि हम -∞ तक जा रहे हैं, और ये 3 डॉट्स की +∞ तक जा रहे हैं। तो एक बात तो पक्का है, इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि हमारा गिवन सिग्नल -∞ से +∞ एग्जिस्ट तो कर रहा है। क्या ये खुद को रिपीट कर रहा है? अगर मैं k की वैल्यू इंटीजर लेता हूं तो क्या ये खुद को रिपीट कर रहा है? जरा चेक करो। 2 पे, यहाँ पे 0 पे ये आपका पॉजिटिव था, फिर निगेटिव हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ। यानी अगर मैं बोलूं कि इसका टाइम पीरियड 4 के बराबर है, अगर मैं बोलूं कि इसका टाइम पीरियड 4 के बराबर है, तो क्या ये 4 पे खुद को बार बार रिपीट कर रहा है? तो जरा देखिए, हाँ, निगेटिव साइड भी कर रहा है, पॉजिटिव साइड भी कर रहा है। अगर मैं 8 पे बनाता तो जी हाँ, 8 पे मैं पॉजिटिव ही जाता और 4 और 8 के बीच में फिर से रिपीट होता। तो जी हाँ, ग्राफिकली मैं कह सकता हूं कि ये सिग्नल पीरियोडिक है और इसका टाइम पीरियड t इक्वल टू 4 है। अब यहां एक सवाल उठता है माइंड में कि सर, आपने k की वैल्यू सिर्फ इंटीजर ही क्यों ली? आप k की वैल्यू और कुछ भी ले सकते थे।
बिल्कुल ले सकते थे, कहीं पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, क्योंकि कहीं नहीं लिखा है कि बिलोंग्स टू इंटीजर। मगर समझाने के लिए अभी मैंने इंटीजर ले लिया है, क्योंकि ये इंटीग्रल वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा है, यानी बाकी सारी वैल्यू पे सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ठीक है, तो बस समझाने के लिए अभी मैंने इंटीजर लिया था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो अब हम चलते हैं डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल की तरह, जहां पे वो आपका जो टाइम एक्सेस होता है वो डिस्क्रिटाइज कर देते हैं हम सैंपलिंग के हेल्प के साथ। सैंपलिंग हम बाद में कवर करने वाले हैं। तो डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल के बारे में थोड़ा सा पॉइंट मैंने पहले आपको बताया था कि इसको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं x ऑफ NTS से, जहां n जो हो गया ये बता रहा है कि हम डिस्क्रीट टाइम डोमेन में हैं, और TS जो हो गया वो उसका सैंपलिंग पीरियड होता है, सैंपलिंग टाइम पीरियड होता है TS आपका। ठीक है, और यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्या? ये जो n होगा ये हमेशा आपका इंटीजर होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, एज वेल एज जो सैंपलिंग टाइम पीरियड होगा ये भी हम इंटीजर ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जनरली बच्चे इस चीज में गलती करते हैं, तो हम हमेशा इंटीजर ही ले सकते हैं, n और कुछ नहीं ले सकते हैं। आप देखिए इस फिगर में हमेशा इंटीग्रल वैल्यू पे 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 6 7 8 9 हमेशा इंटीग्रल वैल्यू पे ही वो डिफाइंड है, और बीच के वैल्यू यानी जो भी फ्रैक्शन वगैरह होते हैं उन पे वो डिफाइंड नहीं होता। तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एक्सिस होगा वो सिर्फ आपका इंटीग्रल वैल्यू पे ही एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारा एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है x ऑफ n। क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है? तो जो चीज हमने टाइम डोमेन में देखा था पीरियोडिसिटी के लिए कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में, वही चीज हम डिस्क्रीट टाइम डोमेन में भी देखेंगे। तो कंटीन्यूअस टाइम डोमेन में हमने देखा था कि ग्राफिकली आपको ये वेरीफाई करना है कि सिग्नल माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में एग्जिस्ट कर रहा है और खुद को रिपीट कर रहा है। देखिए ये आपका माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एग्जिस्ट तो कर रहा है, क्या ये खुद को रिपीट कर रहा है? तो हाँ, हम देख सकते हैं कि ये आपको यहां से यहां तक सेम है, मतलब -15 से लेके -5 तक, फिर -5 से लेके +5 तक सेम है, फिर +5 से लेके +15 तक सेम है, यानी जी हाँ ये खुद को रिपीट भी कर रहा है। तो इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? जनरली बच्चे क्या बोलेंगे, सर 15 में से 5 घटा दिया 10 हो जाएगा, या 5 में से -5 घटा दिया 10 हो जाएगा। जी नहीं, यहां गलती कर दोगे आप। कैसे, जरा देखो। अगर मैं काउंट कर लेता हूं 1 2 3 4 5 तो इधर हो गया, एंड -1 -2 -3 -4 -5 5 + 5 10 यहां हो गया, और एक 0 भी तो है, यानी 11 है। इसका अगर मैं पीरियड बोलूं जिसको हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे, तो वो आपका 11 के बराबर है इसका टाइम पीरियड। आप यहां भी चेक करो, यहां पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ एक छूट गया है, यहाँ पे एक और सिग्नल, ये 14th ही है, आपके पास एक आगे बनेगा और ये आपका 15th बनेगा। ठीक है, तो प्लॉट करने में डिफिकल्टी हुई है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हम n की वैल्यू निकालते हैं तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट तो घटाते हैं, जो हम देख रहे हैं +1 कर देते हैं। +1 क्यों करते हैं? क्योंकि बीच वाला सिग्नल जो 0 होता है उसके चलते हमें +1 करना पड़ता है। तो इसका हमने देख लिया कि ये जो गिवन सिग्नल है वो पीरियोडिक है और उसका टाइम पीरियड आपका 11 के बराबर है। और अगर सेम चीज अगर हम मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, xn = x ऑफ n प्लस माइनस kn, बस t की जगह हम n पुट कर देंगे। कैपिटल T जो फंडामेंटल टाइम पीरियड लेते थे हम कंटिन्यूअस टाइम में, डिस्क्रीट टाइम में उसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर देंगे। और कंडीशन क्या है, कैपिटल N भी आपका इंटीजर ही रहेगा। चलिए, तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल को अगर मुझे ग्राफिकली थ्योरेटिकली प्रूफ करना है तो x of n = x of n plus minus kn and both k and n should be integer। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मान लो एक साइनसॉइडल साइनसॉइड देख लेते हैं, y = sin t। हम जानते हैं y = sin t का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π। फंडामेंटल टाइम पीरियड अगर हम कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में बोले तो 2π होता है। यानी
2 इंटू 3.14 6.28 सेकेंड में ये आपका एक साइकिल कवर करेगा। हम देख भी रहे हैं 0 से लेके 6.28 में ये एक साइकिल कर रहा है, फिर 12.56 में दूसरा साइकिल कर रहा है, एंड सो ऑन। ये तो हम देख पा रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि अगर मैं इसको डिस्क्रीट टाइम डोमेन में ले जाऊं तो ये कैसा दिखेगा। अब अगर मैं इसको डिस्क्रीट टाइम डोमेन में ले रहा हूं, यानी मैं सिर्फ टाइम के इंटीग्रल वैल्यू पे इसको कंसीडर करूंगा, बाकी सारी वैल्यू पे कंसीडर नहीं करूंगा, तो t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 1 पे इसकी वैल्यू कुछ यहां पे आएगी, 2 पे इसकी वैल्यू कुछ यहां आएगी, 3 पे इसकी वैल्यू 0 ना होके कुछ यहां आएगी, 3.14 पे पाई पे 0 होता है ना, 4 पे इसकी वैल्यू यहां आएगी, 5 पे इसकी वैल्यू यहां आएगी, 6 पे इसकी वैल्यू यहां आई, 7 पे इसकी वैल्यू यहां आई, 8 पे इसकी वैल्यू यहां आई, 9 पे इसकी वैल्यू यहां आई, 10 पे इसकी वैल्यू यहां आई, 11 पे यहां पहुंचे हम, 12 पे यहां है, 13 पे यहां है, 14 पे यहां है, 15 पे यहां है, 16 पे यहां है, 17 पे यहां है, 18 पे यहां है, एंड सो ऑन। तो जो आप ग्रीन डॉट्स देख रहे हो बस यही हमारा सिग्नल है, रेड डॉट्स हमारे हट चुके हैं। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू पे ये एग्जिस्ट करता है, बाकी किसी वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मुझे यह ग्राफिकली मान लो देखना है कि क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है। अब सोचो, अगर मैं ग्राफिकली देख रहा हूं इस सिग्नल को तो क्या ये रिपीट कर रहा है? सिर्फ ग्रीन डॉट्स को देखिए, रेड को मत देखिएगा। अगर आप ग्राफिकली देखो तो यहां से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं रेड को देखूं तो वो आपका 6.28 के बाद स्टार्ट कर रहा था, मगर 0 पे 0 वैल्यू है इसकी वैल्यू बाद में 0 कहां हो रही है? कहीं दिख रहा है क्या आपको? जी नहीं, क्योंकि हम आपका जो भी इंटीजर वैल्यू नहीं है उसको तो कंसीडर ही नहीं करने वाले। तो 6 पे इसकी वैल्यू नेगेटिव है और 7 पे पॉजिटिव हो गई, यानी इसकी वैल्यू 0 हुई ही नहीं। तो यहां पे आप नहीं कहोगे कि ये रिपीट कर रहा है खुद को, 0 पे इसकी वैल्यू 0 थी। सिमिलरली दूसरे साइकिल पे भी आइए तो 12 पे इसकी वैल्यू 0 नहीं है, 13 पे इसकी वैल्यू 0 नहीं है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, फिर से 0 नहीं होगा। अगर आप देखोगे तो 19 पे भी इसकी वैल्यू डायरेक्टली पॉजिटिव हो जा रही है, ये फिर से 0 नहीं होगा। तो यहां से मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैं इन ग्रीन डॉट्स की बात करूं तो ये पीरियोडिक तब होता जब आगे किसी इंटीग्रल वैल्यू पे इसकी वैल्यू 0 होती और उसके बाद वो इंक्रीज होना स्टार्ट करता, मगर ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। किसी भी इंटीग्रल वैल्यू पे ये आगे 0 हो ही नहीं पा रहा है। तो यहां से मैं क्या कहूंगा कि ये पीरियोडिक नहीं है। दिस इज अ अपीरियोडिक सिग्नल, दिस इज अ नॉन पीरियोडिक सिग्नल। अब ध्यान दीजिएगा, यानी नॉन पीरियोडिक क्यों कहा मैंने इसे नॉन पीरियोडिक इसलिए कहा क्योंकि ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एग्जिस्ट तो कर रहा है, मगर इंटीग्रल वैल्यू पे ये खुद को रिपीट नहीं कर रहा है। हम 0 पे इसकी वैल्यू 0 देख रहे हैं और बाकी कहीं भी इसकी वैल्यू 0 नहीं देख पा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, बाकी कहीं भी इसकी वैल्यू 0 क्यों नहीं है? बाकी कहीं भी इसकी वैल्यू 0 इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसका जो कंटिन्यूअस डोमेन में था वो 2 पाई था। पाई एक इर्रेशनल नंबर था, 3.14157 आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वो आपका 0 पे वापस नहीं आ रहा। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। मान लीजिए y इक्वल टू साइन टी के बजाय मुझे y इक्वल टू साइन पाई टी बाई 3 प्लॉट करना होता, तो वो कहां से कहां तक चलता? अब हम जानते हैं कि साइन टी का टाइम पीरियड तो 2 पाई है, तो साइन पाई टी बाई 3 का क्या हो जाएगा? 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई इंटू 3, तो पाई कैंसिल, 6 के बराबर हो जाएगा। यानी अगर मैं y साइन पाई टी बाई 3 करता तो वो यहां से 0 से स्टार्ट होता और 6 पे उसका एक साइकिल कंप्लीट होता, सिमिलरली 12 पे कंप्लीट होता, सिमिलरली 18 पे कंप्लीट होता। अब जरा इसको डिस्क्रिटाइज करके देखते हैं कि क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है। जरा देखते हैं।
0 पे इसकी वैल्यू 0 है। 1 पे अगर मैं जाऊं तो 1 पे इसकी वैल्यू कुछ ये आ रही है, 2 पे इसकी वैल्यू आपकी कुछ ये आई, 3 पे इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 है, पिछली बार ध्यान दीजिए 0 नहीं थी। 4 पे इसकी वैल्यू कुछ यहां आएगी, 5 पे इसकी वैल्यू कुछ यहां आएगी, और 6 पे इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 है। 7 पे इसकी वैल्यू यहां गए, 8 पे इसकी वैल्यू यहां आई, 9 पे एग्जैक्ट 0 है, 10 पे यहां आए, 11 पे यहां आए, 12 पे एग्जैक्ट 0 है, एंड सो हम आगे जा सकते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि इंटीग्रल वैल्यू पे 0 पे इसकी वैल्यू 0 थी, और उसके बाद 6 पे इसकी वैल्यू 0 है, और फिर इंक्रीज होना स्टार्ट किया है जैसा शुरू में हो रहा था। सिमिलरली 12 पे इसकी वैल्यू 0 आई, 18 पे इसकी वैल्यू 0 आई, और उसके बाद इंक्रीज ही हो रहा है सेम अमाउंट से। तो जी हाँ, साइन n पाई बाई 3, साइन पाई n बाई 3 जो हो गया, ये आपका पीरियोडिक होगा। और अगर ये आपका पीरियोडिक है तो इसका टाइम पीरियड क्या है, जरा ध्यान दो। यहां पे कितने बन गए, यहां पे अगर हम स्टार्ट करें, यहां पे अगर हम स्टार्ट करें तो 0 से हमने स्टार्ट किया है और हम आपका 6 तक गए हैं। तो आपका इसका जो पीरियड है 0, 1, 2, 3, 4, 5, और उसके बाद 6 से तो वापस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो 7 नहीं 6 ना, सॉरी 6 हो गया। सिमिलरली 6 अगर यहां काउंट करोगे तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर 12 इसमें काउंट करोगे तो सो ऑन। ध्यान दीजिए हम 0 से 5 तक काउंट कर रहे हैं, क्योंकि 6 तो दूसरे वाले में चला जाएगा। 6, 7, 8, 9, 10, 11 इसके 6 हो गए, फिर 12, 13, 14, 15, 16, 17 इसके 6 हो गए, एंड सो ऑन। तो ये तो आपका पीरियोडिक हो गया, और इसका जो पीरियड हो गया वो हो गया 6 के बराबर, n इक्वल टू 6। अब n इक्वल टू 6 कैसे आया, तो जरा सोचिए, क्या ये यही है जो 6 हमारा 2 पाई बाई 3 से किए थे? जी हाँ। यानी यहां भी टाइम पीरियड निकालने के लिए मेरे को ज्यादा नहीं सोचना है। अगर कोई भी साइन n थीटा दिया, साइन nt दिया हुआ है, तो हमें जो स्केलिंग फैक्टर है बस 2 पाई से उसको डिवाइड कर देना है। यानी यहां n की वैल्यू 6 कैसे आई, 2 पाई डिवाइडेड बाई पाई इंटू 3, तो यहां से हमारी n की वैल्यू 6 आ गई। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं डायग्रामेटिकली, तो क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपको गिवन है xn इज इक्वल टू साइन 3 पाई n बाई 5, और इसको मैं सॉल्व करना चाहता हूं, ठीक है। ये पीरियोडिक है या नहीं एक बार चेक करते हैं। अगर मैं टाइम डोमेन में जाता साइन 3 पाई t बाई 5, तो कितने पे रिपीट करता, प्लॉट करने के लिए बस टाइम डोमेन में जा रहा हूं। सो 2 पाई डिवाइडेड बाई 3 पाई इंटू 5, पाई पाई कैंसिल, 5 to 10 बाई 3। यानी अगर मैं टाइम डोमेन में जाऊंगा तो 10 बाई 3 यानी अबाउट 3.33 में वो आपका एक साइकिल कंप्लीट करेगा, या ये कह सकता हूं कि 10 में वो 3 साइकिल कंप्लीट कर लेगा। 3.33 में एक साइकिल, यानी 10 में वो 3 साइकिल कंप्लीट करेगा, जो कि हम यहां देख सकते हैं। ये आपका 1 साइकिल यहां हुआ 3.33 पे, दूसरा यहां हुआ 6.67 पे, और तीसरा साइकिल एग्जैक्टली 10 पे हुआ। अब इसको जरा डिस्क्रीट में देखते हैं। तो डिस्क्रीट में देखेंगे तो 0 पे ये वैल्यू थी हमारी, 1 पे हमारी वैल्यू ये हो गई, 2 पे हमारी वैल्यू ये है, 3 पे हमारी वैल्यू ये है, 4 पे वैल्यू ये है, 5 पे आपकी 0 है, 6 पे ये है, 7 पे यहां पहुंचे, 8 पे यहां पहुंचे, 9 पे यहां पहुंचे, 10 पे वापस से 0 पे आ चुके हैं हम, ठीक है, और 11 पे यहां पहुंचे। तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं, 0 से हम यहां पे इंक्रीज हुए। अगर ग्रीन की बात करूं डिस्क्रीट टाइम डोमेन की, अगली बार 0 में 5 पे पहुंचा, मगर 5 के बाद में इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ, इसीलिए इसका जो पीरियड होगा वो 5 तक हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो 0 से हमने स्टार्ट किया, फिर कब 0 पे पहुंचे और उसके बाद इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हुआ, तो 0 से हम 10 पे पहुंचे और उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हुआ। तो यहां से हम कहेंगे हाँ ये सिग्नल पीरियोडिक तो है, मगर इसका पीरियड जो होगा n वो हो जाएगा 10 के बराबर, n हो जाएगा आपका 10 के बराबर। ध्यान दीजिए
अगर हम टाइम डोमेन में बोलते हैं, कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में, तो इसका पीरियड होता है 10/3 के बराबर, क्योंकि वो टाइम के हर एक वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है। क्योंकि डिस्क्रीट टाइम डोमेन आपका टाइम के कुछ कुछ वैल्यू पे एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इसका पीरियड 10/3 ना होके 10 होगा। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लिखा है, कंटिन्यूअस साइनसॉइड आर पीरियोडिक फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टाइम। अगर हम साइन 2πt टाइम डोमेन t कंटिन्यूअस डोमेन में यूज कर रहे हैं, तो वो हर एक वैल्यू के लिए पीरियोडिक होता है साइन थीटा या कॉस थीटा। वेयर एज डिस्क्रीट आर पीरियोडिक ओनली इफ 2π/α = n/m इज अ रेशनल नंबर। डिस्क्रीट पीरियोडिक तभी होगा जब ये जो हमारा रेशियो आया था n/m, जिसे मैंने बोल दिया न्यूमरेटर को n, डिनोमिनेटर को स्मॉल m, वो एक रैशनल नंबर है। मान लीजिए यहां पाई आ जाता, तो इसका मतलब क्या, पाई साइकिल में वो 10 पे पहुंचता, और पाई साइकिल यानी फिर इंटीजर नहीं आता हमारे पास, 3.14 साइकिल। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल होते हैं, ये तभी पीरियोडिक होते हैं अगर 2π बाई स्केलिंग फैक्टर, जो भी अल्फा आपका स्केलिंग फैक्टर है, वो एक रैशनल नंबर के बराबर हो। और उसका पीरियड क्या हो जाएगा, तो जो न्यूमरेटर है वो n हो गया, और वो हो जाएगा उसका टाइम पीरियड n = 10। तो ये कॉन्सेप्ट होता है डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल का। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सवाल आपके सामने गिवन है, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूं। जरा ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बताइए पीरियोडिक है या एपीरियोडिक, और अगर पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड क्या है। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अगर हम देखें तो ये आपका कोसाइन सिग्नल है, यानी साइनसॉइड है, और n/6 यानी डिस्क्रीट टाइम डोमेन में है, और प्लस में एंगल दिया है 45 डिग्री। क्या फेज एंगल से आपका पीरियोडिसिटी पे कोई इफेक्ट पड़ता है? जी नहीं। पीरियोडिसिटी पे इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ टाइम स्केलिंग से पड़ता है, और किसी भी ऑपरेशन का इफेक्ट ही नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा, 2π डिवाइडेड बाई 1/6। तो 1/6 करेंगे तो 6 ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू 12π। क्या 12π आपका रैशनल नंबर है? जी नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है, इरैशनल नंबर है। तो हम कहेंगे x ऑफ n पीरियोडिक नहीं है, दिस इज अ एपीरियोडिक सिग्नल। क्यों? क्योंकि 2π बाई जो स्केलिंग फैक्टर था अल्फा, यहाँ पे 1/6, वो आपका रैशनल नहीं आया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने गिवन है, इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 सेकंड है। सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है एडिशन का, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है या एपीरियोडिक है, और अगर पीरियोडिक है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अगर यहां पे देखें तो एडिशन दिया है, तो पहले इंडिविजुअल निकाल लेते हैं, उसके बाद उसका एलसीएम ले लेंगे। तो साइन nπ/3, साइन nπ/3 पहले पीरियोडिक है कि नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, 2π डिवाइडेड बाई π/3 हो गया स्केलिंग फैक्टर, सो π × 3, तो π कैंसिल 6, यानी जी हाँ ये पीरियोडिक है, और n1 की वैल्यू 6 आ गई, न्यूमरेटर 6 है। यहां से अगर चेक करें cos nπ/4, सो 2π डिवाइडेड बाई π/4, π कैंसिल, n2 की वैल्यू आपकी आ गई 8, ये भी पीरियोडिक है, दोनों पीरियोडिक है। और जब समेशन चेक करना रहता है तो ओवरऑल पीरियड के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं दोनों के इंडिविजुअल का। सो एलसीएम ऑफ 6, 8 लेना है, जो कि आपका 24 हो जाएगा। तो जी हाँ ये सिग्नल आपका पीरियोडिक है, और इसका टाइम पीरियड जो हो जाएगा n = 24 हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने गिवन है, और इसको सॉल्व करने के लिए टाइम है आपके पास 1 मिनट। तो ध्यान दीजिएगा, यहां आपको सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है f ऑफ s,
यानी पहले आपको इस कंटिन्यूअस टाइम डोमेन को डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट करना है और उसके बाद ये बताना है कि वो डिस्क्रीट टाइम वाला पीरियोडिक है या एपीरियोडिक है। कंटिन्यूअस टाइम तो पीरियोडिक होना ही होना है, डिस्क्रीट टाइम वाला पीरियोडिक है या एपीरियोडिक है, और अगर पीरियोडिक है तो उसका टाइम पीरियड क्या है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपना आंसर। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। तो देखिए गिवन है x of t is equal to 2 cos 150 pi t plus 45 डिग्री एंड सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी fs equal to 200 हर्ट्ज। हम जानते हैं इसको डिस्क्रीट टाइम डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कुछ नहीं t की जगह n टाइम ts यूज करना है, t की जगह n ts यूज करेंगे और ts यानी टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं 1 by fs 1 by सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी। ts को हम आसानी से ये चीज लिख सकते हैं, यानी t की जगह मैं क्या रख दूंगा n टाइम्स 1 by fs। fs की वैल्यू हम जानते हैं 200 है, तो t की जगह n by 200 रख देना है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा x of n इक्वल टू 2 cos 150 pi n by 200 प्लस 45 डिग्री। ये हो गया हमारा डिस्क्रीट टाइम डोमेन में। अब यह पता करना है कि ये पीरियोडिक है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करना है, जो स्केलिंग फैक्टर है ये इस स्केलिंग फैक्टर 2 पाई से मुझे इस स्केलिंग फैक्टर को डिवाइड करना है। तो 2 पाई डिवाइडेड बाई 150 पाई इंटू 200, पाई पाई हमारा कैंसिल, 0 0 हमारा कैंसिल, 5 से 3 टाइम्स में, 5 से 4 टाइम्स में, 4 2 जा 8/3। तो 8/3, क्या ये 8/3 आपका रेशनल नंबर है? जी हाँ। तो 8/3 को हम n/m से इक्वेट कर लेंगे और यहां से हम कह सकते हैं जो n की वैल्यू है वो 8 के बराबर है, यानी जी हाँ ये पीरियोडिक है और इसका जो टाइम पीरियड है वो 8 के बराबर है। m इक्वल टू 3 क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि टोटल मिला के 3 साइकिल ले लेगा। अगर कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में उसको प्लॉट करते हैं तो 8 पे जाके वो 3 साइकिल कवर कर लेगा, जिसकी आपको डिस्क्रीट टाइम में कोई जरूरत नहीं है मालूम करने की। डिस्क्रीट टाइम के हिसाब से आप बोलोगे ये n इक्वल टू 8 पे पीरियोडिक है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट करके यह प्रूव करना है कि वो पीरियोडिक है कि नहीं है, वो आप कर सकते हैं। सिमिलरली कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है और इसे सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। जल्दी से सॉल्व करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये पीरियोडिक है या एपीरियोडिक है, और अगर पीरियोडिक है तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। यहां गिवन है x of n इक्वल टू j टू द पावर n/2। याद करो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था यूलर थ्योरम। जब भी j आता है तो हम उसको आसानी से एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। यूलर थ्योरम के हिसाब से e टू द पावर j थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस j sin थीटा होता है। तो यहां पे अगर मैं थीटा की जगह π/2 रख दूं तो e टू द पावर j टाइम्स π/2 इक्वल टू cos π/2 जिसकी वैल्यू 0 प्लस j इंटू sin π/2 की वैल्यू 1, तो j हो गया। तो j की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? j की जगह मैं लिख सकता हूं e टू द पावर j टाइम्स π/2 होल टू द पावर n/2। जब पावर के ऊपर पावर होते हैं तो पावर्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, यानी ये जो बेसिकली xn है ये है आपका e टू द पावर j टाइम्स πn/4 के बराबर। अब आपको ये बताना है कि ये पीरियोडिक है या नहीं। अगर n की जगह t होता तब तो ये पक्के से पीरियोडिक होता, ठीक है। मगर
हाँ, अगर n की जगह t होता तो पक्के से पीरियोडिक होता, मगर n है तो मुझे पता करना पड़ेगा कि 2π बाई स्केलिंग फैक्टर वाला जो टर्म है वो आपका रेशनल नंबर है या नहीं। क्यों? क्योंकि e टू द पावर j t भी जो था उसका पीरियड आपका 2π था। तो चेक करते हैं 2π डिवाइडेड बाई पाई, क्योंकि स्केलिंग फैक्टर पाई बाई 4 है, तो 2π डिवाइडेड बाई पाई बाई 4 इक्वल टू 8। जी हाँ, ये पीरियोडिक होगा और इसका जो पीरियड होगा वो हो जाएगा n इक्वल टू 8 के बराबर। यानी जो चीजें हमने साइन और कोसाइन में सीखा था वही चीजें हमें कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल में भी यूज करना है। कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर j वाला फॉर्मेट, क्योंकि हम जानते थे e टू द पावर j टाइम्स t अगर कंटिन्यूअस टाइम डोमेन है तो इसका भी टाइम पीरियड आपका 2π है, इसीलिए सेम लॉजिक यहाँ पे भी लागू हुआ जो cos t और sin t के लिए लागू हुआ था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने गिवन है और इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। जल्दी से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि पीरियोडिक है या एपीरियोडिक, और अगर पीरियोडिक है तो टाइम पीरियड क्या होगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अगर देखूं तो -1 टू द पावर n स्क्वायर है। अब इस -1 को या तो मैं चाहूं तो e टू द पावर j थीटा से कुछ लिखने की कोशिश कर सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। दूसरा मैं ये भी कह सकता हूं कि इसको एक बार ग्राफिकली प्लॉट करके देखते हैं, क्योंकि n की वैल्यू आपकी इंटीग्रल है तो क्या ग्राफिकली प्लॉट करके मैं ज्यादा आसानी से नहीं लिख सकता। तो एक बार ट्राई करते हैं। फिर से स्टार्ट करेंगे n की वैल्यू 0 से। अगर n की वैल्यू 0 रखा तो -1 टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 0 पे इसकी वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो गई। ध्यान दीजिए यहां मैं एरो नहीं बना रहा हूं, अगर एरो बना दिया तो वो हम चले जाएंगे आपका डेल्टा फंक्शन में, जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 1 n इक्वल टू 0 पे। उसके बाद n की वैल्यू हम 0 के बाद 1 रखते हैं, तो -1 टू द पावर 1 -1 हो जाएगा। यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 पे इसकी वैल्यू -1 है। इसके बाद n की वैल्यू हम 2 रखते हैं, तो -1 टू द पावर 4, -1 टू द पावर इवन आपका, अगर हम किसी के भी पावर में नेगेटिव के पावर में इवन लेते हैं तो वो आपका 1 ही होगा, और -1 टू द पावर अगर हम ऑड करेंगे तो वो आपका -1 होगा। तो -1 टू द पावर 4 हो गया तो वो आपका 1 चला जाएगा 2 पे। सिमिलरली अगर 3 जाते हैं तो -1 टू द पावर 9 यानी ऑड, यानी वो नेगेटिव पे -1 हो जाता है। तो ये हो जाता पॉजिटिव साइड। अगर नेगेटिव साइड बात करें तो -1 टू द पावर n की वैल्यू -1 लीजिए, -1 का स्क्वायर आपका +1, सो -1 टू द पावर ऑड, अगेन वो नेगेटिव ही रहता। यानी सेम लॉजिक, जो पॉजिटिव साइड है वही आपका नेगेटिव साइड भी फॉलो होता। ऑड नंबर पे उसकी वैल्यू नेगेटिव जाती और इवन नंबर पे उसकी वैल्यू पॉजिटिव जाती। तो ये आपका अप्रोक्स में प्लॉट बन गया हमारे x ऑफ n का, और यहां से हम देख सकते हैं जी हाँ ये पीरियोडिक है और इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो ये गया 0 पे, फिर 1 पे, फिर 2 पे, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा आपका 3 के बराबर। तो ये आपका पीरियोडिक है सिग्नल। आगे चलते हैं। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है आपका xn इक्वल टू un प्लस u ऑफ -n। जरा ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अगर मैं x ऑफ n इक्वल टू un प्लॉट करूं, ध्यान दीजिए ut नहीं है un है, यानी t इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू 1 होती है। ut पे उसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती है t इक्वल टू 0 पे, मगर un की वैल्यू t इक्वल टू 0 पे 1 होगी। तो 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, 1 पे भी इसकी वैल्यू 1 होगी, 2 पे भी इसकी वैल्यू 1 होगी। सिमिलरली हर एक पे un की वैल्यू 1 होगी,
और u ऑफ माइनस एन प्लॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, u ऑफ माइनस एन आपका x एक्सिस के अबाउट हम मिरर इमेज ले लेंगे तो 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, सिमिलरली -1 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, -2 पे इसकी वैल्यू 1 होगी एंड सो ऑन। और जब मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा -2 पे इसकी वैल्यू 1 है, -1 पे इसकी वैल्यू 1 है, 0 पे इसकी वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी, 1 + 1 2 के बराबर हो जाएगी, 1 पे इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी और 2 पे इसकी वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो क्या ये पीरियोडिक है? जी नहीं, ये पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि 0 पे इसकी वैल्यू 2 के बराबर है और इसके बाद किसी भी वैल्यू पे उसकी वैल्यू कभी भी 2 के बराबर नहीं होगी। तो ये जो सिग्नल है वो आपका पीरियोडिक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये अपीरियोडिक हो जाएगा। वहीं पे अगर ut प्लस u ऑफ माइनस टी था तो वो 1 के बराबर आया था, याद करिए, क्यों, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे वो आपका डिफाइंड नहीं होता है, जबकि u ऑफ एन t इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। यूनिट स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, आपका डेल्टा सिग्नल, इनके बारे में इन डिटेल में हम पढ़ाई करेंगे आने वाले लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ सिग्नल्स के अंदर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हुए जो टफ क्वेश्चंस हुए जो आपसे पूछे जा सकते हैं आने वाले एग्जाम में। तो टोटल मिला के 22 क्वेश्चंस हमने किए हैं पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल के, और सारे कॉन्सेप्ट जो हो सकते हैं वो मैंने आपको दे दिया। इनके बेसिस पे अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूं तो इसी में अभी तक 5 सवाल पूछे गए हैं गेट में, सिर्फ पीरियोडिक और अपीरियोडिक सिग्नल से, इसीलिए इतना वेटेज दिया है इसको। और उन 5 सवालों को हम अगले लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टाइप का क्लासिफिकेशन इवन एंड ऑड सिग्नल पे चलेंगे। तब तक के लिए गुड डे। चलिए।